हेलो बच्चों। इससे जो पिछला लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 5 देखा था, जिसमें हमने एटम एंड न्यूक्लियाई पर बेस्ड जो है 6 क्वेश्चंस को जो है सोल्व किया था। आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने लास्ट सॉल्यूशन किया था। अब हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट नंबर 2 में इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। इस सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं और फिर आगे जो है और भी पैटर्न जो है इस टॉपिक से हो सकते हैं, ताकि हमारे सभी पैटर्न, सभी तरीके के जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन हो सके और हम जो आने वाले एग्जाम है उसके अंदर जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, क्योंकि कंफर्म जो है हर बार इस टॉपिक से जो है लगातार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग जब इस पर क्लियर हो जाएगी, इसके सभी पैटर्न पर क्लियर हो जाएगी, तो हम इसके आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 जो हमारे पास है वो है सम एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आर शोन इन द फिगर विद देयर वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन। तो हमें जो ये कुछ एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं और जब उनसे ट्रांजिशन हो रहा है तो कितनी वेवलेंथ की जो रेडिएशन यहाँ पर एमिट हो रही है वो वेवलेंथ भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमें जो वेवलेंथ के जो रिलेशन है उसे फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा ये जो है क्वेश्चन है। एनर्जी के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं कि E इजिकल टू होता है एच न्यू। बड़ा ही फेमस और इम्पोर्टेंट ये रिलेशन है एनर्जी का। जैसे E इजिकल टू होता है एच न्यू, न्यू को हम लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास जो है लैम्डा और एनर्जी का जो है यहाँ पर ये रिलेशन होता है। अब हम इसमें से वन बाय वन करके सॉल्यूशन करते हैं। जैसे लैम्डा 1 जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इस एनर्जी लेवल से, जिसकी एनर्जी ये है माइनस का 5e/2 से ट्रांजिशन हो रहा है -4e के अंदर। तो यहाँ पर लैम्डा 1 के लिए हम इसको सॉल्यूशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एच सी, जो कि दोनों कांस्टेंट है, अपॉन लैम्डा 1 बराबर ई। जो एनर्जी हमको यहाँ पर मिलेगी वो इन दोनों एनर्जियों के डिफरेंस के बराबर हमें मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पर अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो हमारे पास जो आंसर है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास जो हायर एनर्जी लेवल है, जो लैम्डा 1 जिससे ट्रांजिशन हो रहा है, इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो हमें -5e/2, और जिस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है यानी कि ये ग्राउंड वाला, इसकी वैल्यू हमें गिवन है -4e। तो सिंपली हम जो है इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे। उसी के बराबर जो ये एच सी अपॉन लेमदा 1 होगा। तो ये एच सी अपॉन लेमदा 1 इजिकल टू हमारे पास आ जाता है -4e/2 प्लस 4e। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो e हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 5/2, या हम कह दें 3e/2। तो इस तरह से जो हमारे पास एच सी अपॉन लेमदा 1 आ गया 3e/2, विच इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम और जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, जैसे लैम्डा 2 के लिए हम इसको सॉल्व करना चाहें तो लैम्डा 2 के लिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 के लिए हमारे पास निकल कर क्या आएगा, लैम्डा 2 का जो इसके लिए हम जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एच सी अपॉन लैम्डा 2 इजिकल टू हायर एनर्जी लेवल जो लैम्डा 2 का है वो -2e है और ट्रांजिशन हो रहा है -3e में, तो यह जगह -2e, और माइनस करेंगे -3e को तो ये आ जाएगा +3e। 3e में से 2e माइनस होगा तो e आ जाएगा। तो एच सी अपॉन लैम्डा 2 इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा e, विच इज इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली जब हम लैम्डा 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा 3 इजिकल टू लैम्डा 3 का हायर एनर्जी लेवल है -2e, और इसमें से माइनस करेंगे, ग्राउंड लेवल है -4e, तो माइनस माइनस +4e, और इससे जब ये माइनस करेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा 3 इजिकल टू हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा 2e, जो कि हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से जो है तीनों ट्रांजिशन के लिए जो है हमने तीनों की एक एक इक्वेशन निकाल ली। अब हमारे पास सिंपली जो ये इक्वेशंस आई है उससे जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन को कंपेयर करें, जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करें तो 1 एंड 2 हमारे पास कंपेयर होकर, या तो हम दोनों को कंपेयर कर लें या डिवाइड कर लें, या एक से वैल्यू को दूसरी में हम यहाँ पुट कर दें। तो लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट भी कर सकते हैं। जैसे हम 1 और 2 में से अगर
इक्वेशन 2 से हम ई की वैल्यू को रख दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाएगी, तो एच सी अपॉन इक्वेशन 1 को हम लिख रहे हैं एच सी अपॉन लेमदा 1 इजिकल टू 3/2 इंटू ई की जगह हम यहाँ पर ई की वैल्यू को रख दें इक्वेशन 2 से, वो है एच सी अपॉन लेमदा 2। तो यहाँ हमारा एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लेमदा 1 इजिकल टू आ जाएगा 2/3 लेमदा 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेमदा 1 जो है हमारे पास वो इजिकल टू आ गया 2/3 लेमदा 2। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस 2/3 से जब लेमदा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है या हम कहें 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 कम है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तब जाकर ये लेमदा 1 के बराबर आ रहा है। तो लेमदा 2 जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है लेमदा 1 से। तो हम यहाँ देखें ऑप्शन जिस हिसाब से दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लेमदा 1 से लेमदा 2 ज़्यादा है, तो हमारा सी कैंसिल हो जाएगा। लेमदा 1 की वैल्यू ये भी हमारे नहीं है, लेमदा 1 की वैल्यू 2 लेमदा 2 भी हमारे नहीं है, लेमदा 1 जो है लेमदा 2 से बड़ा भी नहीं है, लेमदा 2 लेमदा 1 से बड़ा है। यहाँ तक जो है हमारे क्लियर हो जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा हो सकता है। वैसे तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए तो डी ही होगा, लेकिन हम इसमें इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 और 3 को भी यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन 3 हमारे पास है एच सी अपॉन लेमदा 3 इजिकल टू 2 ई, और ई की जगह हम इक्वेशन 2 से वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो वो है एच सी अपॉन लेमदा 2। एच सी से एच सी हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये निकल कर क्या जाता है लेमदा 2 लेमदा 3 इजिकल टू लेमदा 2। तो ये अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो ऑप्शन जो 4 है उसमें लेमदा 2 की वैल्यू जो है 2 लेमदा 3 है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सिंपली हमने इसको वैल्यूज़ पुट करके और जनरल ये जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है, सिंपली इसको अप्लाई करके जो है इसका सॉल्यूशन हमने किया। और भी तरीके हैं, हम इसको इक्वेशन को आपस में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है जिसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। हम यहाँ वैल्यू पुट नहीं करके अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तब भी जो है हम लेमदा 1 का जो रिलेशन है उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करें, हमको जनरल जो फिजिक्स का जो यहाँ मेथड लगना था वो स्टार्टिंग के अंदर है, बाकी आगे मैथमेटिक्स है तो हमने उससे जो है इसका सोल्यूशन ईजिली यहाँ पर देख लेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। हमें एक एक स्टेटमेंट को देखना है और उसमें से जो करेक्ट हो उनको सेलेक्ट यहाँ पर करना है। फर्स्ट हम देखते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फिजन इन यूरेनियम 92 235 देन फास्टर न्यूट्रॉन। जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं वो जो है फिजन का कारण ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन से। हमें पता है जो न्यूट्रॉन स्लो होते हैं उनके लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है ये एटम द्वारा कैप्चर होंगे और फिजन का कारण बनेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन जो फास्ट मूव करते हैं तो वो बहुत ही क्विक जो है एटम्स जो है न्यूट्रॉन से, जो कि न्यूट्रॉन स्लो होंगे वो बहुत फास्ट स्लो होंगे। तब क्या होगा कि जब वो जो आगे न्यूक्लियस है ये यूरेनियम वाला है, जब उससे टकराएंगे तो उसके जो है कैप्चर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फास्ट, क्योंकि फास्ट जो होगा वो इससे जो है स्कैटर्ड हो सकता है, स्कैटर्ड होने की संभावना ज़्यादा होगी बजाय कि वो कैप्चर हो। इसलिए जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं उनके कैप्चर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो फिजन का कारण बनते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि स्लो न्यूट्रॉन जो है एज़ कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन ज़्यादा कैप्चर होते हैं, तो वो फिजन का कारण ईजिली बनेंगे। फिजन का कॉज जो है इस वजह से होगा कि न्यूट्रॉन जब स्लो होंगे। दूसरी जब हम बात करें कि अल्फा रे आर हीलियम न्यूक्लियर, तो बिल्कुल सही बात है। हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है उसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा जो रेडिएशन निकलते हैं वो जो है हीलियम के न्यूक्लियर से ही निकलते हैं। थर्ड ऑप्शन हम देखें वो है बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो हम यहाँ देखें बीटा रे जो जनरेट होती है वो कब जनरेट होती है, तो वो किसी न्यूट्रॉन ये किसी न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है, जब एक प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है तो एक पॉजिट्रॉन यहाँ पर रिलीज होता है जिसका जो चार्ज है वो प्लस इलेक्ट्रॉन के चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है पॉजिटिव में। इसको हम बीटा प्लस के नाम से जानते हैं। और जब
किसी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, तो उस समय एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल जो है यहाँ पर निकलता है, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसे हम बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं। तो बीटा जो पार्टिकल्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो है वो निकलते हैं। तो बीटा रेज आर फास्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही होते हैं, पर इसकी जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि इनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम ये जो बीटा रेज है वो फास्ट मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को हम कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमें गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक, ऑफ वेवलेंथ लार्जर देन एक्स रे, जिसकी वेवलेंथ जो है एक्स रे से ज़्यादा होती है। हमें पता है गामा रे जो है न्यूक्लियस के अंदर निकलने वाली रेडिएशन है, तो जब ये इसकी जो एनर्जी होती है, गामा रे की जो एनर्जी होती है वो एज़ कम्पेयर टू एक्स रे जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। और एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो हम जानते हैं एनर्जी का रिलेशन एच न्यू होता है, जिसे हम एच सी अपॉन लैम्डा कह सकते हैं। तो हमें पता है एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो जब गामा रे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ की जब हम बात करें तो वेवलेंथ यहाँ पर उतनी ही कम हो जाएगी, जबकि हमें इस ऑप्शन में कहा गया कि गामा रे की जो एनर्जी जो वेवलेंथ है वो एक्स रे से ज़्यादा होती है, जबकि ये बात सही नहीं है। गामा रे की जो एनर्जी है वो ज़रूर एक्स रे से ज़्यादा होती है, लेकिन जब वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है एक्स रे से कम होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी जो है ज़्यादा होती है। तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, पर वेवलेंथ जो है कम रहेगी गामा रे की। तो तीनों ही बातें हम फॉर्मूला बेस्ड यहाँ बताएंगे, कोई चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। यहाँ से हम बता देंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और उसके लिए हम वेवलेंथ की जब बात करें तो वेवलेंथ हमारे पास कम हो जाएगी। तो यहाँ हमसे वेवलेंथ के लिए पूछा गया है, तो गामा की वेवलेंथ कम होगी जबकि इस ऑप्शन में कहा है कि गामा की ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो इस तरह से हम देखें तो ए बी सी हमारा करेक्ट है। तो हम यहाँ देखें ऑप्शन नंबर ए जो फाइनली हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ए बी एंड सी ओनली जो है हमारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। वो हमें गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ टू स्टेटमेंट्स जो है गिवन है। स्टेटमेंट 1 है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के पास होता है एक न्यूक्लियस और सराउंडिंग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं, जितना ये इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के अंदर होते हैं, यानी कि उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो जो एटम होता है वो जो है इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है अगर ये बात एटम के लिए हो रही है। तो अगर यही बात न्यूक्लियस के लिए होती तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें जीरो होता है, तो यहाँ इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन यहाँ बात एटम की गई है, तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। चाहे किसी भी एलिमेंट का एटम हो वो हमेशा स्टेबल होता है। तो ये बात तो यहीं गलत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, तो वो हमेशा के लिए स्टेबल नहीं है। तो हमेशा के लिए स्टेबल नहीं है, उनके बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं कई एटम्स के जो भी स्टेबल नहीं होते हैं, जो डिके हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है सारे एटम्स के, सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो स्टेबल नहीं है। एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, और हमेशा जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को जो है रिलीज करते रहते हैं। ये बात भी एटम के लिए सही नहीं है, क्योंकि एटम जो अपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है, जो सीरीज़ वगैरह हमको देखने को मिलती है, तो वो तभी देखने को मिलती है जब जो ट्रांजिशन होता है वो हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट या किसी एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। जब ये ट्रांजिशन होते हैं तभी जो है हमको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम देखने को मिलती है, और ये ट्रांजिशन तभी होते हैं जब एटम जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है। हर समय ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसे रिलीज नहीं करता है, उसे एमिट नहीं करता है, ये केवल एक्साइटेड स्टेट के टाइम पर ही करता है। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ देखें ऑप्शन हमारा जो सी है कि फर्स्ट तो करेक्ट है पर सेकंड जो है इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। हमें मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में हमें स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन
फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम, तो हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन किस स्टेट से किस स्टेट में हो रहा है, किस एनर्जी लेवल में हो रहा है, वो हमें गिवन है। और साथ ही में यहाँ सेकंड है जो कि वेवलेंथ है, जो कि नैनोमीटर में हमें यहाँ पर गिवन है सभी वेवलेंथ्स। तो हमें मैच करना है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, तो वो किस वेवलेंथ को जो है रिलीज यहाँ पर करेगा। तो वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ इज इक्वल टू आर, 1/1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें r जो है यहाँ पर कांस्टेंट होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो ये जो r है हमारे पास ये कांस्टेंट होता है मीटर इनवर्स। तो ये जो हमारे पास है ये r की वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में n1 किस स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है वो, और n2 जिस स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है वो, और r जो कांस्टेंट है वो, यहाँ सब वैल्यूज़ हमें पता है। तो हम सिंपली जो है लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करके सभी निकाल सकते हैं, और जब कैलकुलेट करके हम निकालेंगे तो यहाँ से जो है इसको लिस्ट को पूरा मैच करेंगे तब जाकर हमारे आंसर आएगा। लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मैथमेटिकली भी ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो बाकी हमने जो जिसका जनरल मेथड है वो यही है, इसी से जो है इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसका सॉल्व करने के लिए क्योंकि हम नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस तरह के एग्ज़ाम में हमको टाइम भी ध्यान में रखना होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंपल जो है हमारा कॉमन सेंस यूज़ करके भी हम सॉल्यूशन जो है कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो जो होती है लैम्डा के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी जो है लैम्डा के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो लैम्डा की वैल्यू उतनी ही जो है कम होगी, लैम्डा यानी वेवलेंथ की जो वैल्यू है उतनी ही कम होगी। यहाँ हम देखें ट्रांजिशन 3 से 2 में हो रहा है, तो जो एनर्जी गैप है वो 1 का है, यहाँ एनर्जी गैप 2 का है, 4 माइनस 2 2 का है, या 5 माइनस 2 यानी 3 का एनर्जी गैप है, और यहाँ 6 माइनस 2 यानी 4 का एनर्जी गैप है, यानी डेल्टा ई जो है यहाँ पर 4 है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप यहाँ पर है, तो इसके लिए जो वेवलेंथ आएगी उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम वैल्यू जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 के अंदर है, तो जो हमारा डी है वो हमारा फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करें सबसे कम एनर्जी लेवल गैप जो है वो 3 2 का, यानी ऑप्शन ए वाले 3 और 2, इसका जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई है वो सबसे कम है 1 का। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमें ऑप्शन 3 के अंदर यहाँ देखने को मिल रही है। तो 3 जो है 656 वाला इससे मैच हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें बचे हुए दो की, तो यहाँ पर हम देखें कि इन दोनों 4 से 2 इसमें 2 का डिफरेंस है, इधर 5 से 3 का है। तो 4 से 2 का डिफरेंस है, ये जो एनर्जी गैप है वो कम है, तो इसके एनर्जी गैप कम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो बचे हुए दोनों ऑप्शन में से ज़्यादा वेवलेंथ फोर्थ वाले की है, तो ये फोर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो बचा हुआ जो सी है वो हमारा सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ए हमारा कनेक्ट हो रहा है थर्ड से। अब ए को हम देखें तो हमारे पास हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें थर्ड से कनेक्ट हो रहा है। बाकी भी जो मैच है वो यहाँ हो रहे हैं ऑप्शन थर्ड में। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो इजीली हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर पाएंगे, बजाय इसके कि हम इसका जो है यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करें। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमें इस तरह से गिवन होता कि इसमें से केवल ऑप्शन 1 हमें गिवन है, ये वाला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ट्रांजिशन 3 से 2 के अंदर हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसे कैलकुलेट करो, तो फिर यहाँ पर हम 1/λ को इंटू आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1 इधर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हम रखेंगे, और फिर जो है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। और तब इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ जो हमारी वेवलेंथ है वो कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ जाएगी। तो वो जैसे कि यहाँ हमने 656.3 जो है नैनोमीटर हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इजीली जो है हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर वेवलेंथ को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी गई है, इन द न्यूक्लियर एमिशन स्टेटेड अबव। तो ये एक न्यूक्लियर एमिशन है, यानी कि एमिशन जो हो रहा है वो न्यूक्लियस से हो रहा है, ना कि एटम से। पहली बात हम इसको ध्यान में रखें, एमिशन स्टेटेड अबव द मास नंबर ऑफ एटम एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्यू फाइनली, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैपिटल ए और एटॉमिक नंबर जो है जेड, ये दोनों क्या होंगे वो हमें बताने हैं।
तो हम यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में जो हमें x दिया हुआ है वो है 290 एंड 82, तो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 82 और मास नंबर जो है वो है 290। तो इससे जो है नेक्स्ट जो पार्टिकल निकल रहा है वो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है और जिसे हम 2He4 यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। या तो जब ये अल्फा पार्टिकल इससे निकल जाएगा तो अल्फा पार्टिकल का मतलब इसमें से ये 2 प्रोटॉन चले जाएंगे और इसका जो मास नंबर है वो 4, जो मास नंबर है वो भी इसमें से चला जाएगा। तो 82 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो वाई प्रोडक्ट बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 2 से लेस होने के बाद 80, और इसका जो मास नंबर है क्योंकि इसमें से 4 जो है वो चला गया है तो इसका जो मास नंबर है वो हो जाएगा 286। तो इस तरह से जो हमारा वाई प्रोडक्ट के बारे में अगर हमसे पूछा जाता तो वो 80 और 286 जो है दोनों इसके आंसर होते। आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक ई प्लस यानी कि जो है बीटा प्लस जो पार्टिकल है वो ई प्लस कह दें, पॉजिट्रॉन कह दें या बीटा प्लस कह दें, दोनों एक ही बात है। अगर यहाँ बीटा प्लस भी होता तो यहाँ पॉजिट्रॉन जो है निकल रहा है इस न्यूक्लियस से, तो किसी न्यूक्लियस से अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब है कि उस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया है। पॉजिट्रॉन निकलने का बेसिकली जो रीज़न होता है वो यही होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन अपने आप को जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब इसमें से पॉजिट्रॉन एक बाहर निकलेगा, इसका मतलब तब निकलेगा जब इसमें से एक प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया है। और जब एक प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ से जो है एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, और एक प्रोटॉन जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ जो Z आएगा उसका एटॉमिक नंबर 79 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब मास नंबर की बात करें तो चाहे एक प्रोटॉन हो ने न्यूट्रॉन में बदला हो, चाहे न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में बदले, मास नंबर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है तो वो सेम ही रहेगा। बजे एक प्रोटॉन यहाँ कम हो गया लेकिन न्यूट्रॉन एक इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो ये है 286 ही हमारे रहेगा। तो इस तरह से जो है हमारा Z जो बारे में पूछा जाए तो वो 79 और 286 हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करें क्योंकि Z से जो है अगला पार्टिकल निकल रहा है वो बीटा माइनस पार्टिकल, यहाँ गिवन है कि बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है, बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है। और बीटा माइनस का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन ने अपने आप को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट करा, इसे बीटा माइनस कह दो या इलेक्ट्रॉन ई माइनस कह दो। तो जो है एक न्यूट्रॉन ने अपने आप को कन्वर्ट किया है प्रोटॉन में, और जब न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा तो प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 79 से यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 80 हो जाएंगे, जबकि मास नंबर पर फिर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में कन्वर्ट करा है। टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही है, तो यहाँ 286 ही हमारे रहेगा। तो P जो है हमारा हो जाएगा 8286। अब बात करें E माइनस की तो सेम केस है ये वाला, जब एक प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया। क्योंकि हम बात न्यूक्लियस की कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं आएगी, सारे जो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं तो बीटा प्लस बीटा माइनस ही निकलेंगे। तो E माइनस की जब बात करें तो E माइनस तब बनेगा जब एक प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया, और जब एक प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो है एक कम हो जाएगी। तो यहाँ जो प्रोटॉन आएगा नंबर या जो एटॉमिक नंबर आएगा वो 79 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 286 हमारे आ जाए। तो ये यहाँ पर ये लिखने में माइनस आ गया पॉजिट्रॉन, क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इक्वेशन के बाद में भी ये तो न्यूट्रल है तो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, कि पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस भी होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव लिखना में आ गया। यहाँ पर जब प्रोटॉन अपने आप को, बाकी कैलकुलेशन सही है, जब प्रोटॉन अपने आप को इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करेगा ये वाली इक्वेशन से तो इसका मतलब न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है प्रोटॉन में, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 81 हमारे आ जाएगा, प्रोटॉन एक इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 286 ही रहेगा क्योंकि चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो ये मास नंबर है जो टोटल होता है तो ये सेम ही रहेगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो 81 to 86 आ जाएगा। तो इसमें जो मास नंबर है वो 286 और जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हम इसको ध्यान में रखें। और अगर इस तरह से जो है ये इसका बेसिक मेथड है कि जनरली यहाँ हो क्या रहा है और किस वजह से जो है एटॉमिक नंबर कम या ज़्यादा होता है। बाकी हम सिंपली इसको चाहें तो अल्फ़ा का मतलब 2He4 को हमें लेस करना है, और जहाँ पर भी बीटा प्लस की बात आती है या ई प्लस की बात आती है दोनों एक ही बात है न्यूक्लियस के लिए जब हम बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर जब इनकी बात आती है तो इसका मतलब ये होता है +1 E0। तो यहाँ से सिंपली हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक कम करना होता है। तो जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें से 2 है तो 2 कम कर दिया, और ऊपर जो है मास नंबर 4 कम कर दिया। तो बीटा प्लस का मतलब भी हमें यहाँ प्रोटॉन में से एक कम करना है। और अगर हमारे पास बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन माइनस हो तो वहाँ पर हमें जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसे 1 से इंक्रीज़ करना है, क्योंकि -1 है जब हम इसे, तो इस तरह से 1 को हमें इंक्रीज़ करना है। बस ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। तो फटाफट हम कैलकुलेशन यहाँ कर देंगे। जैसे यहाँ से हम देखें एक्स से, तो यहाँ 82 से या 2He4 2 कम होगा तो 80 आ जाएगा। ई प्लस जब यहाँ से रिलीज़ हुआ है, ई प्लस का मतलब +1 E0, और +1 E0 जब यानी 1 कम करना है तो ये 79 हो जाएगा। या बीटा माइनस है तो 1 ऐड कर देंगे, 8 यहाँ भी बीटा माइनस है तो यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमारा डायरेक्टली जो है हम यहाँ फटाफट से इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें गिवन है वो है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें जो ग्राउंड स्टेट है जिसको हम n बराबर 1 बोलते हैं, उसकी एनर्जी हमें गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें यहाँ पर बतानी है। पर आगे भी क्वेश्चन हम ध्यान दें, एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जो आयनाइज हमें करना है उसे हमें हाइड्रोजन की जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है उससे हमें यहाँ करना है। अगर हमसे ग्राउंड स्टेट जो है उसी से हमको इसको आयनाइज करना होता, यानी कि आयनाइज करने का मतलब है कि इस एनर्जी लेवल से जो n बराबर 1 है उससे अगर हमें आयनाइज करना होता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हमें भेज देना है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब वहाँ भेज देना है जहाँ पर जो एनर्जी है वो होती है 0, जबकि यहाँ जो एनर्जी है इसकी फर्स्ट स्टेट में वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहाँ तक भेजने के लिए जो है एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, वो इतनी अमाउंट की एनर्जी हमको इसको पॉजिटिव में देनी होगी, तो वो हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ऐसा तब होगा जब इसको हमको ग्राउंड स्टेट से आयनाइज करना हो। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया इसे हमें एक्साइटेड जो आयनाइज करना है वो सेकंड स्टेट से करना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से, नॉट सेकंड स्टेट से बल्कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट, अगर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी नाम दे सकते हैं, पर हम इनको जो नाम है वो देते हैं इसको ग्राउंड स्टेट। ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जिसका जो नंबर होता है वो होता है 2, और उसके बाद आएगी हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट जिसका नंबर जो होता है वो होता है 3। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जब एनर्जी की बात करें तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि वो होता है -13.6/n²। n का मतलब नंबर ऑफ स्टेट है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसके लिए जो नंबर होता है n, उसकी वैल्यू होती है 3। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हम रखेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हमें इसे अगर आयनाइज करना है तो इस एनर्जी लेवल से पहुँचाना है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी जहाँ इसकी एनर्जी जो हो जाती है 0। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आयनाइजेशन एनर्जी वो हम निकालें, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी E, वो हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E2। तो ये आ जाएगा 0 माइनस और ये एनर्जी -1.51। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिटिव में हमें इतनी एनर्जी देनी होगी, तब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट पे चला जाएगा, या हम कहें कि ये जो हाइड्रोजन एटम है वो आयनाइज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो मोस्ट प्रोबेबल जो पैटर्न थे उसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देखा। अगर और भी इस तरह के क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे तो फिर मैं आगे भी जो है किसी भी टॉपिक पर जितने पर भी हमने लेक्चर बनाए हैं उन्हीं टॉपिक पर और भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड होंगे तो बहुत सारे, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं, तो उनका इजी वे में जो सॉल्यूशन है वो लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। आज के इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।